अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कवर अप कर लेंगे अपना ये टॉपिक दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मैं इसका सारा स्ट्रक्चर कवर कर चुका हूँ। प्रीवियस वाला लेक्चर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट था, उसमें मैंने इसकी क्लासिफिकेशन कवर की थी। लेक्चर के एंड में मैं बता रहा था आप लोग को डिफ्रेंशिएशन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। वो डिफ्रेंशिएशन बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस डिफ्रेंशिएशन के ऊपर अमूमन एक शॉर्ट आंसर बन जाता है, तो उसको आप लोगों ने बड़े अच्छे से देखना है। आज हमें 2 चीज़ें देखनी है। एक तो द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एज एन हेरिडिटरी सब्सटेंस, एक हद तक, क्योंकि हमारे पास ये कंप्लीट टॉपिक हमारे कोर्स में गिवन नहीं है। सेकंड चीज़ हमें ये देखनी है कि आरएनए के लिए कहा जाता है इट्स ए मॉलिक्यूल दैट बिहेव्स एज ए कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। जो कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्टोर्ड है ना, वो डीएनए में स्टोर्ड है, आरएनए उसको कैरी करता है। तो ये दूसरी चीज़ हमें फोकस करनी होगी, जो कि अभी हम लोग देखेंगे। तो बात बिगिन करते हैं फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। कॉम्पोजिशन वगैरह हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उसके ऊपर इतनी बात नहीं करेंगे। डीएनए के स्ट्रक्चर में सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इट्स ए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड। इस बात का मतलब ये है कि डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड्स हैं। स्ट्रैंड्स कंसिडर कर लो 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इस किस्म के 2 स्ट्रैंड्स हैं, 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, और ये 2 स्ट्रैंड्स या ये 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दे आर सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स। दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स ये कैसे हैं? सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स। नाउ व्हाट आर सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स? क्यों इन्हें कहा जा रहा है कि ये एक सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है? अगर मैं इस एक स्ट्रैंड को अलग कर लूँ, डीएनए के एक स्ट्रैंड को अलग करूँ, तो ये जो एक स्ट्रैंड में सेपरेट आउट करूँगा ना, इस स्ट्रैंड की लेंथ लगभग 7 फीट है। इतनी ज़्यादा लेंथ है इसकी कि अगर मैं इसकी लेंथ को यहाँ से लेकर बॉटम तक नापूं, तो इसकी लेंथ आ रही है 7 फीट। तो ये कोई छोटी लेंथ तो नहीं है ना। और हमारे बॉडी में, हमारे सेल में इस 7 फीट का कोई एक स्ट्रैंड नहीं है। फिलहाल यहाँ ही 2 स्ट्रैंड्स हैं, तो ऐसे मिलियंस ऑफ स्ट्रैंड्स हैं। और ये मिलियंस ऑफ स्ट्रैंड्स कहाँ पड़े हुए हैं? बॉडी में कहना तो बहुत बड़ा वर्ड है, सेल में भी कहना बहुत बड़ा वर्ड है। सेल के अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेली है कि 7 फीट के मिलियंस ऑफ स्ट्रैंड्स उस न्यूक्लियस के अंदर पड़े हुए हैं। तो ज़रा सोचो कुदरत ने कैसे इतने बड़े बड़े स्ट्रैंड्स को, ये 7 फीट का स्ट्रैंड है, इतना ऊंचा स्ट्रैंड, कैसे इतने बड़े बड़े स्ट्रैंड्स को अफिक्स किया हुआ होगा इनसाइड न्यूक्लियस। ये इंतहाई मुश्किल बात है, और ये इतना ईज़िली अफिक्स नहीं हो सकते। तो इनको अफिक्स कराने के लिए बहुत कॉइल करना पड़ा। अब जैसे कि हमारे पास एक बॉक्स है, मेरे पास इतना बड़ा थ्रेड है, मुझे इतने बड़े थ्रेड को इस बॉक्स के अंदर रखना है। मैं सीधा रख रहा हूँ, इतना सा उसका पोर्शन आएगा, बाकी पोर्शन नहीं आएगा। मगर मुझे इस पूरे थ्रेड को इसी बॉक्स के अंदर फिट करना है। मैं क्या करूँगा? उसको ऐसे जगल करूँगा, लपेटूंगा आपस में। ऐसे जगल करने के बाद उसको कहाँ रख दूँगा? विद इन दी बॉक्स। तो मैंने उससे कॉइल किया। तो कुदरत ने भी क्या किया कि इस स्ट्रैंड को फिक्स करने के लिए ना कॉइल अप कर दिया। तो जब कॉइल अप किया तो उससे क्या बोल दिया गया, एक
सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर। इसमें ये जो स्ट्रैंड आ रहे हैं, ये स्ट्रैंड्स बने हुए हैं, स्ट्रैंड्स आर मेड अप ऑफ राइबोस शुगर जो कॉम्पोजिशन का पार्ट था, और दी पेंटोस शुगर। ये स्ट्रैंड बने हुए हैं राइबोस शुगर के या फिर पेंटोस शुगर के। ये स्ट्रैंड उस 5 कार्बन वाली शुगर के हैं। और जहाँ जहाँ ये स्ट्रैंड आपस में यूनाइट हुआ हुआ है, इस पॉइंट ऑफ यूनियन के ऊपर पाया जा रहा है एक प्रोटीन, दैट इज हिस्टोन। फर्स्ट वाले लेक्चर में एक लाइन मैंने मार्क करवाई थी, जहाँ न्यूक्लिक एसिड कंबाइन होता है विथ प्रोटीन्स, उससे कहा गया था न्यूक्लियो प्रोटीन्स। तो अब देखो ये प्रोटीन आ गया बीच में। और जैसे लास्ट लेक्चर के आखिर में मैंने बात करी थी कि डीएनए में एडेनिन हमेशा किससे बॉन्ड करता है? थायमिन से। और ग्वानिन किससे बॉन्ड करता है? साइटोसिन से। तो वो बॉन्डिंग जो हो रही है ना, वो कुछ यूँ हो रही है कि अगर इस स्ट्रैंड के ऊपर यहाँ मौजूद है एडेनिन, यहाँ आ गया अगर एडेनिन, तो इसके ऑपोजिट स्ट्रैंड पे, सामने वाले स्ट्रैंड पर हमेशा मौजूद होगा थायमिन। इससे ऑल्टरनेटिव्स पॉसिबल नहीं हैं। एडेनिन विल नेवर बॉन्ड टू ग्वानिन। उसकी एक वजह ये भी, एडेनिन ग्वानिन दोनों प्यूरीन हैं। ये कॉम्बिनेशन जो होता है, इस कॉम्बिनेशन में एक चीज़ बड़ी अहम होती है। वो इम्पॉर्टेंट बात ये है दैट दी प्यूरीन बेस ऑलवेज बाइंड्स टू दी पिरामिडीन बेस। ये आप कल वाले लेक्चर में चेक करना। एडेनिन को हमेशा मैंने बॉन्ड किया है विथ थायमिन, तो एडेनिन तो प्यूरिन है, थायमिन क्या है? पिरामिडीन। तो अगर इधर मैंने रखा है प्यूरिन, तो इधर मैं रखूँगा पिरामिडीन। अगर मैं यहाँ रखूँ ग्वानिन, तो इधर मैं रखूँगा साइटोसिन। तो ये हो गया प्यूरिन, ये हो गया पिरामिडीन। अब आप लोग इसको आंसर करना। या मैं साइटोसिन रख रहा हूँ, या मैं रख रहा हूँ थायमिन, या मैं रख रहा हूँ ग्वानिन, यहाँ मैंने रख दिया एडेनिन, अच्छा यहाँ मैंने रख दिया साइटोसिन। बॉन्डिंग्स लगाओ। साइटोसिन है, यहाँ क्या आएगा? ग्वानिन। थायमिन है, यहाँ क्या आएगा? एडेनिन। ग्वानिन है, यहाँ क्या आएगा? साइटोसिन। आगे आंसर करो। एडेनिन है, यहाँ क्या आएगा? थायमिन। साइटोसिन है, इसके सामने क्या आएगा? ग्वानिन। एक और अहम बात, एडेनिन और थायमिन, इनके दरमियान में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान में हमेशा ट्रिपल बॉन्डिंग्स आती हैं, फिक्स हैं। यहाँ मैं रखूँगा 3 बॉन्ड्स। यहाँ कितने रखूँगा? 2। अब यहाँ कितने रखूँगा? 3। यहाँ 2, यहाँ 3। तो ऐसे बनता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कि हमेशा प्यूरीन बेस के सामने पिरामिडीन बेस आता है। ये प्यूरीन है, ये पिरामिडीन है। एडेनिन थायमिन के दरम्यान में हमेशा डबल बॉन्ड होगा, और ग्वानिन और साइटोसिन के दरम्यान में हमेशा ट्रिपल बॉन्डिंग्स आएंगी। इसके कोई ऑल्टरनेटिव्स पॉसिबल नहीं होते। बार बार कह रहा हूँ, कोई ऑल्टरनेटिव पॉसिबल नहीं होगा। कभी एडेनिन ग्वानिन से बॉन्ड नहीं करेगा, बॉन्डिंग बनेगी ही नहीं, यूनाइट ही नहीं हो सकते। ऐसे ही कभी भी थायमिन जो है वो साइटोसिन से बॉन्ड नहीं करेगा। अगर मैं एक आरएनए का स्ट्रक्चर रखता, तो ऐसी आइडिया के लिए बता रहा हूँ, एडेनिन के सामने बताओ मैं क्या रखता? आरएनए में एडेनिन किससे बॉन्ड करता है? यूरेसिल से। तो जहाँ मैंने थायमिन रखा हुआ है ना, एडेनिन के सामने यहाँ पे मैं यूरेसिल रख देता। एडेनिन है इसके सामने, यहाँ पे मैं यूरेसिल रख देता। ये वाला एडेनिन इसके सामने, यहाँ पर भी मैं क्या प्लेस कर देता? यूरेसिल। तो आरएनए में क्या डिफरेंस आ जाता है? एडेनिन बॉन्ड्स टू यूरेसिल। मगर आरएनए, सारे के सारे आरएनए डबल स्ट्रैंडेड नहीं है। तो
तो ये एग्जाम्पल इतनी एप्लीकेबल नहीं, आरएनए का स्ट्रक्चर भी ऐसा नहीं होता। अब जितनी भी हमारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन है ना, हमारी जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन, सारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन वो इनक्लोज्ड होती है, इज इनक्लोज्ड इनसाइड डीएनए। हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी किस में इनक्लोज्ड हुई हुई है? डीएनए में। डीएनए का काम है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को रिटेन करना। और जो दूसरा एलिमेंट है ना, दैट इज आरएनए। अब आरएनए का जो काम है वो होता है इंफॉर्मेशन को कैरी करना। दोनों के फंक्शंस में डिफरेंस है। जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई होती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई होती है इनसाइड डीएनए। आरएनए का काम ये होता है, आरएनए कहलाता है, इट बिहेव्स एज ए कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। आरएनए का जो काम होता है वो होता है उस इंफॉर्मेशन को कैरी करना। कौन सी इंफॉर्मेशन को कैरी करना? वो इंफॉर्मेशन जो डीएनए के अंदर इनक्लोज हुई भी थी, उस इंफॉर्मेशन को कैरी करना। अब आरएनए इस इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा कैसे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को समझने के लिए पहले तो मैं प्लेस कर रहा हूँ एक सेल में मैंने इंटरनली प्लेस किया उसका न्यूक्लियस। तो इंटरनली न्यूक्लियस पाया जा रहा है। इसके बाहर यहाँ फ्लूइड है। दिस इज द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस है, इसके अंदर मैं रख रहा हूँ क्रोमैटिन। दिस क्रोमैटिन इज डीएनए, जिसके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है और इस एलिमेंट ने इंफॉर्मेशन को कैरी कराना है। अब आरएनए कैसे कैरी करवाता है? सबसे पहले इस डीएनए की इंफॉर्मेशन इस डीएनए के पास मौजूद बहुत नेरर एक आरएनए विच इज़ कॉल्ड mRNA। मैं पहले ही बता चुका हूँ, M का मतलब होता है मैसेंजर। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ आरएनए जब मैंने क्लासिफाई किए थे तब मैंने बताया था M is फॉर मैसेंजर। तो सबसे पहले ये मैसेंजर आरएनए इस डीएनए की इंफॉर्मेशन को अपने पास कैरी कराता है, इस डीएनए की इंफॉर्मेशन को अपने पास कॉपी कराता है। बात यह है कि कैसे डीएनए की इंफॉर्मेशन एमआरएनए के पास जाएगी। कुछ चीज़ें मैं आप लोग को वो ब्रीफ कर रहा हूँ जो कि हमारे पास नई बुक में लिखी हुई आ रही, मगर उन्हें बताए बगैर इस टॉपिक को समझना मुमकिन नहीं है, नहीं समझा जा सकता। इस बात को समझाने के लिए मुझे पहले तो एक स्ट्रैंड बनाना है, और ये स्ट्रैंड है डीएनए का। डीएनए का स्ट्रैंड बनाने के लिए मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। स्ट्रैंड में स्पेशलिटी ये है कि जहाँ कहीं मैं एक स्ट्रैंड के ऊपर रखूँगा एडेनिन, ऑपोजिट स्ट्रैंड पे मुझे रखना है थायमिन। यहाँ ग्वानिन तो यहाँ साइटोसिन, यहाँ साइटोसिन तो यहाँ ग्वानिन। जल्दी से बनाऊँगा ताकि बात को आगे बढ़ाऊँ। तो ये हो गया डीएनए का स्ट्रैंड। कैसे मुझे पता कि स्ट्रैंड डीएनए का है? देखो स्ट्रैंड में थायमिन आ रहा है। जब तक स्ट्रैंड में थायमिन आएगा तो तब तक स्ट्रैंड किसका कहलाएगा? डीएनए का। नाउ व्हाट दिस एमआरएनए डज, एमआरएनए क्या करता है? डीएनए के दो स्ट्रैंड्स के दरमियान में इन ए जिपर मैनर, एक जिपर मैनर में डीएनए के दो स्ट्रैंड्स में ये अपना स्ट्रैंड इंसर्ट करवाता है। जैसे ऐसे दो स्ट्रैंड्स हैं ना डीएनए के, तो दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान में
ऐसे दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान में अपना स्ट्रैंड इंट्रोड्यूस करवा देगा। और ऐसा करते हुए वो क्या करेगा, इसको डीएनए का स्ट्रैंड ख़त्म करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है। इस वाले स्ट्रैंड से कन्वर्जन कराऊंगा, इस टॉप वाले स्ट्रैंड से, कि एडेनिन के सामने ये रखता जाएगा यूरेसिल, क्योंकि ग्वानिन के सामने तो साइटोसिन नहीं आना है, साइटोसिन के सामने तो ग्वानिन नहीं आना है, थायमिन के सामने एडेनिन नहीं आएगा। देखो ये वाला आरएनए का स्ट्रैंड है, ये वाला नहीं है, ये वाला डीएनए का, यहाँ थायमिन आ सकता है। थायमिन के सामने क्या आना है, एडेनिन, मगर एडेनिन के सामने क्या रखेगा, यूरेसिल। इसके पास थायमिन नहीं है, इसके पास यूरेसिल है, तो जहाँ जहाँ एडेनिन आएगा, बात को सिंपल रखो, जहाँ जहाँ एडेनिन आएगा उसके सामने क्या रखता चला जाएगा, यूरेसिल। तो एडेनिन के सामने यूरेसिल प्लेस किए चला जाएगा। तो अब अगर मैं ये स्ट्रैंड कंसिडर करूँ, ये दो स्ट्रैंड, इसको निगलेक्ट कर रहा हूँ, इस वाले स्ट्रैंड को निगलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये दोनों स्ट्रैंड अब हो चुके हैं आरएनए के। क्यों आरएनए के, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, यूरेसिल। बेशक थायमिन आ रहा है, मगर इंपॉर्टेंस किसको देंगे, यूरेसिल को। पहले ज़रा इन दोनों स्ट्रैंड्स को देखो, थायमिन थायमिन आ रहा था मगर यूरेसिल नहीं आ रहा था, तो थायमिन थायमिन की वजह से इसको मैंने क्या बोला था, ये डीएनए। मगर अब इन दोनों स्ट्रैंड्स को देखो, दरमियान में क्या आ रहा है, यूरेसिल। तो जब यूरेसिल आएगा तो ये स्ट्रैंड किसका हो जाएगा, आरएनए का। और कौन से आरएनए का, एमआरएनए का, मैसेंजर आरएनए का। तो अब जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है वो किसके पास चली गई है, एमआरएनए के पास। एमआरएनए यहाँ पर न्यूक्लियोलस में फंसा हुआ है, ये न्यूक्लियस में नहीं होता, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है। ये बात ऑलरेडी हो चुकी है, 10% कंटेंट न्यूक्लियोलस में मौजूद होती है। तो अब कि नेक्स्ट क्या होता है कि एमआरएनए अपनी इंफॉर्मेशन फॉरवर्डाइज कराता है और ये अपनी इंफॉर्मेशन दे देता है इसके करीब पड़ा हुआ एक और आरएनए यहाँ, एंड दिस आरएनए इज नाउ आरआरएनए। ये अपनी इंफॉर्मेशन किसे दे देता है, आरआरएनए पे। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन को देते वक्त एक लैंग्वेज भी चेंज होती है, तो लैंग्वेज के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे, बड़ी टिपिकल बात हो जाएगी। ये वाला जो फॉर्म है, जो मैसेज डीएनए के पास था, जैसा मैसेज डीएनए के पास था, सेम मैसेज एमआरएनए के पास गया। कैसे सेम, यहाँ मैं लैंग्वेज कन्वर्जन बता रहा हूँ, फिर कोशिश करूँगा बात को सिंपल रख, क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स न्यूक्लिक एसिड के बने हुए हैं। तो डीएनए के पास मैसेज थी न्यूक्लिक एसिड फॉर्म में, एमआरएनए ने भी उसको ले लिया न्यूक्लिक एसिड फॉर्म में, सेम फॉर्म। जब फॉर्म सेम होती है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। सेम स्क्रिप्ट जो थी वो ट्रांसफ़र हो गई। तो जब फॉर्म सेम आई तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन। अब क्या हुआ है, अब मैसेज गया है फ्रॉम एमआरएनए टू आरआरएनए। तो भाई आरआरएनए में जो राइबोसोमल आरएनए है ना, ये क्या करता है, इस मैसेज को देखो, एमआरएनए के पास किस फॉर्म में, न्यूक्लिक एसिड, ये इस मैसेज को कन्वर्ट कर देता है इनटू प्रोटीन। फिर थोड़ा बैकवर्ड जा रहा हूँ, डीएनए के पास मैसेज है न्यूक्लिक एसिड फॉर्म में, एमआरएनए ने भी किस फॉर्म में लिया, न्यूक्लिक एसिड। फॉर्म सेम है, सेम स्क्रिप्ट ट्रांसफ़र हो गई, ट्रांसक्रिप्शन। अब एमआरएनए ने दिया उसको आरआरएनए को, एमआरएनए के पास मैसेज है न्यूक्लिक एसिड, आरआरएनए ने उसको किस फॉर्म में ले लिया, प्रोटीन। जब प्रोटीन फॉर्म में लिया तो उसने उसकी फॉर्म कन्वर्ट कर दी है, ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, उसने उसकी फॉर्म कन्वर्ट कर दी है। जब कभी हम लोग लैंग्वेज को चेंज करते हैं तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है ट्रांसलेशन। यहाँ ट्रांसलेशन हो गई है, यानी जब मैसेज आरआरएनए के पास आया, इस एमआरएनए ने जब आरआरएनए को दिया है तो इस वक्त क्या कर हो गई है, ट्रांसलेशन। अब आरआरएनए इस मैसेज को उस जगह ट्रांसफ़र करता है जहाँ आरएनए की सबसे ज़्यादा कंटेंट मौजूद है, दिस इज़ टीआरएनए। तो अब आरआरएनए ने इस मैसेज को दे दिया है टुवर्ड्स टीआरएनए। ये वाली बात वहीं कर रहा हूँ, आरआरएनए के पास मैसेज है प्रोटीन फॉर्म में,
जब टीआरएनए को देता है तब भी प्रोटीन ही रहता है, फॉर्म सेम हो गई। जब फॉर्म सेम होती है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो आरआरएनए ने जब मैसेज को दिया टीआरएनए, तो फिर दोबारा क्या करो गई है, ट्रांसक्रिप्शन। तो इस प्रोसेस में 2 बार ट्रांसक्रिप्शन हुआ है। पहला ट्रांसक्रिप्शन तब हुआ है जब मैसेज डीएनए से गया है एमआरएनए के पास, और दूसरा ट्रांसक्रिप्शन तब हुआ है जब मैसेज गया है आरआरएनए से टीआरएनए के पास। 2 दफ़ा ट्रांसक्रिप्शन हुई है, 1 दफ़ा ट्रांसलेशन हुई है। वो तब हुई है जब मैसेज एमआरएनए ने किसको दिया है, आरआरएनए को। तो इस तरीके से वो मैसेज जो यहाँ डीएनए में मौजूद था, यहाँ सारे प्रोसेस को सम अप कर रहा हूँ, जो मैसेज यहाँ डीएनए के पास मौजूद था, इस डीएनए ने इस मैसेज को पहले किसको दे दिया, एमआरएनए। एमआरएनए ने इस डीएनए से मैसेज को लिया, एमआरएनए ने के मैसेज किसको दिया है, आरआरएनए। आरआरएनए ने उसको मैसेज को किसको ट्रांसफ़र कर दिया, टीआरएनए में। तो आरएनए ने इस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से ट्रांसफ़र किया, तभी कहा जाता है आरएनए क्या है, एक कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। क्यों ज़रूरत पड़ी है ऐसा करने की, उसकी वजह ये है कि डीएनए इस न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता, डीएनए हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा। तभी डीएनए को असिस्टेंस रिक्वायर्ड है, और जब उसको असिस्टेंस रिक्वायर्ड है तो उसको असिस्ट कौन कर रहा है, आरएनए। आरएनए की 3 टाइप्स उसको असिस्ट कर रही हैं, ताकि वो तमाम तर मैसेजेस जो कि डीएनए के अंदर मौजूद थे, उन तमाम तर मैसेजेस को ट्रांसफ़र किया जा सके ऑल अलोंग दी सेल। ये बात सिर्फ सेल तक नहीं है, ये बात अगले सेल में है, यानी ये बात पूरी की पूरी बॉडी के लिए है। ये मैसेजेस ट्रांसफ़र करने हैं पूरी की पूरी बॉडी में, और पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करने के लिए आरएनए डीएनए को क्या कर रहा होता है, असिस्ट। तो बात बड़ी सिंपल सी है, डीएनए होल्डर है किसी भी इंफॉर्मेशन का। डीएनए अपने पास इंफॉर्मेशन रिसाइड करके रखता है, डीएनए अपने पास इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, मगर जब वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होनी होती है ना, तो डीएनए उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इन्फॉर्मेशन हमेशा ट्रांसफ़र कौन कराता है, आरएनए। सो डीएनए इज़ एन हेरिडिटरी सब्सटेंस एंड आरएनए इज़ द कैरियर ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इस वीक 3 लेक्चर्स लगे हम लोग को न्यूक्लिक एसिड कवर करने में। बड़ा टॉपिक था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे के पूरे टॉपिक को आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं याद करोगे चैप्टर 2 मसला करना स्टार्ट कर देगा। अब चैप्टर 2 में काफ़ी कुछ कवर हो चुका है, वाटर कवर हो चुका है, प्रोटीन्स कवर हो चुके हैं। अभी हम लोगों ने एक बड़ा टॉपिक कवर कर लिया है, दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। अब छोटे टॉपिक्स बाकी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बाकी है, और हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक बाकी है दैट इज़ लिपिड्स। लिपिड्स तो ज़्यादातर बुक से कवर हो जाएगा, तो बड़ा टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, और नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फिर लिपिड्स को। ये वाला जो लेक्चर है इसको यहीं सम अप करते हैं, क्लास ऑफ है, नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।